इंट्रोड्यूसिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपने देखा है जब हम किसी बॉल को दीवार से मारते हैं तो वह बाउंस बैक करती है, टकरा करके वापस आती है। ऐसा जब लाइट के साथ होता है तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या ये डेफिनेशन हम लिख सकते हैं क्या? चलो मेरे साथ साथ लिखो। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम is called what? Reflection of light। यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ लिख देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लाइट के बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं। जैसे सन लाइट का एक नेचुरल सोर्स है, CFL भी लाइट प्रोड्यूस करती है, तो वो एक आर्टिफिशियल है, क्योंकि आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड। CFL हमने बनाया है तो वो मैन मेड है। अच्छा, टॉर्च भी तो हमने बनाया है। हमने मान लिया कि मेरे हाथ में एक टॉर्च है। क्या मान लिया? कि मेरे हाथ में एक टॉर्च है। अरे मानोगे कि नहीं मानोगे? मान लो यार मेरे हाथ में एक टॉर्च है। ठीक है सर, मान लेते हैं, आप कह रहे हो तो। ये टॉर्च जो है क्या करेगी? टॉर्च क्या करती है? लाइट प्रोड्यूस करती है। यहाँ से लाइट आएगी। अच्छा सर, यहाँ पे है सरफेस। क्या है? सरफेस। यहाँ पे है पॉलिश। एक तरफ हमने पॉलिश कर दिया सरफेस पे। मान लो मिरर है, मिरर के एक तरफ पॉलिश कर देते हैं। जो लाइट या जो रे का मतलब होता है पाथ ऑफ लाइट। जिस रास्ते से लाइट चल के आती है उसको बोलते हैं रे। तो ये आने वाली रे है ना, इसको पूरी दुनिया इंसिडेंट रे के नाम से जानती है। तो जब पूरी दुनिया जानती है तो तुम भी जान लो यार। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा सर? यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होने के बाद में डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? देखो ध्यान से। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यहाँ से लाइट क्या करेगी? टकरा करके वापस चली जाएगी। बाउंसिंग बैक मतलब बाउंस बैक कर जाएगी। और ये टकरा करके जो लाइट जाती है ना, इस रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्लेक्टेड रे। अब ध्यान से सुनना। रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे की स्टडी करने के लिए हम सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसका नाम है नॉर्मल। वो नॉर्मल ही रहता है हमेशा। परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करेंगे एक लाइन, उसका क्या नाम देंगे हम? नॉर्मल। ये है नॉर्मल। अच्छा सर, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं एंगल आई। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे कहते हैं एंगल आई। और नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है उसे कहते हैं एंगल आर। अब इन पूरी चीज़ों को एक बार हम लिख लेते हैं। आई आर का क्या मतलब है? आई आर का मतलब होता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। अच्छा, आर आर बोले तो रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। एन है नॉर्मल। एंगल आई इज व्हाट? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन। अब ध्यान से देखो, जो आई है वो किससे मेजर किया गया है? नॉर्मल से। और जो आर भी है वो किससे मेजर किया गया है? नॉर्मल से। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं एंगल ऑलवेज मेजर विद नॉर्मल। एक नोट करके पॉइंट लिखेंगे, एंगल, कौन सा एंगल? इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल। एंगल ऑलवेज मेजर्ड with normal। नहीं आई बात समझ में? अरे बात समझ में आई कि नहीं? वापस से देखो, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या जिस मीडियम में लाइट आई थी उसी मीडियम में वापस चली गई? नहीं, इसके ऊपर मीडियम एयर ही तो है। जो आने वाली रेज है उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्शन होने के बाद में जो रेज जाएगी उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल क्या होता है सर? सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पे हम एक ड्रॉ करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं सर हम? क्योंकि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रेज की स्टडी करने के लिए हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये तो हमने क्या किया था, जो सरफेस था ना वो प्लेन सरफेस था बिल्कुल। और क्या स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस के लिए भी एप्लीकेबल होता है क्या? तो ध्यान से देखना, ये कर्व्ड सरफेस है और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। अच्छा, यहाँ पे लाइट आएगी, यहाँ से लाइट जाएगी, ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। कैसा नॉर्मल ड्रॉ करेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसा होगा कर्व्ड मिरर के साथ। अच्छा, अगर ये ऐसा होता तो ये भी तो कर्व्ड सरफेस है। अरे ये भी तो कर्व्ड सरफेस है, तो यहाँ पे भी लाइट का रिफ्लेक्शन होता, यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ करते, और यहाँ पे भी जो बाउंस बैक होती लाइट, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि सर रिफ्लेक्शन है ना वो प्लेन सरफेस है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कर्व्ड सरफेस होगा तो भी रिफ्लेक्शन होगा, रफ सरफेस होगा तो भी रिफ्लेक्शन होगा, स्मूथ सरफेस होगा तो भी रिफ्लेक्शन होगा। और हर रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होंगे। रिफ्लेक्शन कितने लॉज हैं सर? 2 लॉज हैं। पहला, इंसिडेंट रे कोमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie in a same plane। सर ये आपने कौन सी नई बात बता दी? है तो हमें पहले पता था, क्योंकि देखो ध्यान से, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है, यहाँ से रेज आती है, यहाँ से बाउंस बैक करके चली जाती है, और यहाँ पे नॉर्मल होता है। तो ये तीनों एक ही तो प्लेन में है। अरे ऐसे देखो, ये प्लेन है, यहाँ से रेज आएगी, यहाँ से बाउंस बैक करके चली जाएगी, बीच में नॉर्मल है, सेम ही तो प्लेन पे है तीनों। दूसरी बात, हमने क्या किया, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल को मेजर किया और उसे नाम दे दिया एंगल आई। उसके बाद में हमने नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में एंगल को मेजर किया और उसको नाम दे दिया एंगल आर। और हमने ये पाया कि एंगल आई इक्वल होता है एंगल आर के। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ। तो एंगल आई है क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। बस एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस
इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस को नाम देते हैं एंगल आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को नाम देते हैं एंगल आर। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल आई इक्वल होता है एंगल आर के। ये लॉ जो है वो हमेशा वैलिड रहेगा, चाहे सरफेस प्लेन हो, चाहे सरफेस स्फेरिकल हो, चाहे सरफेस स्मूथ हो, चाहे सरफेस रफ्ट हो। ये जो है एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा। जब रिफ्लेक्शन होगा तब एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? अरे समझ आ गया क्या? आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, सर रिफ्लेक्शन हुआ लाइट का तो क्या फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी? ना, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो क्या वेवलेंथ चेंज हो जाएगी? ना, वेवलेंथ भी चेंज नहीं होगी। स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी? नहीं, क्योंकि मीडियम ही नहीं बदला तो स्पीड काहे को चेंज होगी भैया? तो स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज रिमेन कांस्टेंट, सेम रहती है, या फिर यूँ कहें डज नॉट चेंज ऑन रिफ्लेक्शन। नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे। क्या करके? नोट करके 500 रुपये का नोट करेंगे और फिर एक पॉइंट लिख लेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है भैया? कोमा वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट not changed on reflection। अच्छा सर, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल, ध्यान सुनना, नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में कितनी साइकिल कंप्लीट कर लेती है। क्योंकि पहले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह बिहेव करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब है कि लाइट ऐसे चलती है। कैसे? ऐसे 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 लाइट चलती है। तो यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी, मतलब स्टार्ट करेगी और यहाँ तक पहुँचेगी तो भैया 1 साइकिल कंप्लीट हो गई। क्यों? क्योंकि इसके बाद में तो ये वापस से रिपीट हो रही है ना। तो यहाँ से यहाँ तक 1 साइकिल कंप्लीट हो गई। क्या समझ में यार? 1 सेकेंड में जितने साइकिल कंप्लीट होते हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अरे समझ में नहीं आ रहा? देखो, यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफ़र होगी तो कुछ टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ एनर्जी ट्रांसफ़र होगी तो कुछ टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी ट्रांसफ़र होगी तो कुछ टाइम लगेगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट 1 सेकेंड का टाइम लगा तो 1 चक्कर यहाँ पे हो गया, 2 चक्कर, 3 चक्कर कंप्लीट हो गए। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3 क्या हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ का मतलब 3 हर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। नहीं आ रहा सर समझ में? अरे 1 सेकेंड में 3 चक्कर हो गए, इसका मतलब 3 उसकी फ्रीक्वेंसी है। एक सेकंड में जितने चक्कर होते हैं वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी को मापने का एक यूनिट है। नहीं आया समझ में? वापस से देखो, आ गया? पक्का? ठीक है, फिर आगे बढ़ो। अच्छा, क्या याद रखेंगे कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती सर, वेवलेंथ चेंज नहीं होती सर, स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होती सर। लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, वेवलेंथ सेम रहेगी, स्पीड सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। याद रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, दूसरा पॉइंट है, नोट में ही लिख लो दूसरा पॉइंट भी, नॉर्मल इंसिडेंस। दूसरा पॉइंट क्या है? नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या है? ध्यान से देखना, ये है सरफेस, ठीक है सर। यहाँ से लाइट आई
और बाउंस बैक होकर चली गई। ठीक है, ये है नॉर्मल। समझो, समझ में नहीं आ रहा होगा, मेरी ये आदत है। अच्छा, अब की बार कुछ एंगल होगा, यहाँ देखो, अब की बार भी कुछ एंगल होगा, यहाँ देखो, अब की बार भी कुछ एंगल होगा। इसका मतलब जैसे जैसे हम इंसिडेंट रे को नॉर्मल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे हम इंसिडेंट रे को नॉर्मल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या एंगल आई का मान कम हो रहा है? क्या एंगल आई की वैल्यू कम हो रही है क्या? और एक पॉइंट ऐसा आएगा क्या कि अगर हम नॉर्मल पे इंसिडेंट रे को फॉल करवा दें, मान लो ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इस पे ये हमने नॉर्मल बनाया, और इसी नॉर्मल पर इंसिडेंट रे को फॉल करवा दिया, तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं क्या? तो नॉर्मल के साथ एंगल कितना बन रहा है अब, क्योंकि दोनों एक ही तो लाइन पे हैं, तो एंगल 0 हो गया। इसका मतलब एंगल आई की वैल्यू क्या आएगी? 0। और एंगल आई और एंगल आर तो इक्वल होते हैं, तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, जिस पाथ से रे आई थी, क्या उसी पाथ से रे वापस चली जाएगी क्या? नहीं आया समझ में? अरे आई की वैल्यू 0 है तो आर की वैल्यू भी 0 होगी। आई का वैल्यू 0 होने का मतलब है कि जो रे है वो किस पे आके गिरी है? नॉर्मल पे आके गिरी है। तो नॉर्मल के साथ ही तो एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 0, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होगा, इसका मतलब जिस रास्ते से आई थी वापस उसी रास्ते से चली जाएगी, या नॉर्मल से आई थी तो नॉर्मल से वापस चली जाएगी, क्योंकि नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनती है ये रिफ्लेक्टेड रे, वही तो आर की वैल्यू होती है। तो ये अगर यहीं से पास हो जाए तो आर की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो आई की वैल्यू 0 तो आर की वैल्यू भी 0। ये केस याद रखेंगे। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब है कि अगर कोई रेज नॉर्मल पर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वह नॉर्मल से ही वापस जाती है। और इसका ऐसे भी याद रखेंगे कि एंगल आई इक्वल होता है एंगल आर के, और एंगल आई की वैल्यू 0 होती है, एंगल आर की वैल्यू भी क्या होती है? 0 होती है। नहीं यही बात समझ में? देखो आप, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन। पहला कौन सा है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसमें क्या होता है? इट अकर्स व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कौन सा सरफेस? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्मूथ। रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ है ऐसे, यहां से लाइट आई, बाउंस बैक होकर चली गई, ये है नॉर्मल। यहां से लाइट आई, बाउंस बैक होकर चली गई, ये है नॉर्मल। यहां से लाइट आई, बाउंस बैक होकर चली गई। सरफेस कैसा है? स्मूथ। तो अगर स्मूथ सरफेस पे लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसे बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इसमें क्या होता है सर? इट अकर्स व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रफ्ड। रफ सरफेस है, जैसे ऐसे ऐसे, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे,
यहाँ पे क्या हो रही है, पॉलिश। यहाँ से लाइट आई टकरा करके वापस चली गई, यहाँ से लाइट आई टकरा करके वापस चली गई, यहाँ से लाइट आई टकरा करके वापस चली गई, यहाँ से लाइट आई टकरा करके वापस चली गई। ये कौन सा सरफेस है, ये है रफ सरफेस। कौन सा सरफेस है, रफ सरफेस, सरफेस, ठीक है। अच्छा इसका एग्जांपल बताओ रेगुलर का। मिरर के अंदर जो रिफ्लेक्शन होता है ना उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इसके कुछ एग्जांपल, रिफ्लेक्शन थ्रू न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, वॉल पे भी रिफ्लेक्शन होता है ना, दीवार से लाइट टकरा करके बाउंस बैक होती है, न्यूज़पेपर, वॉल, ईटीसी। यहाँ से अगर ऐसी सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसे बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन।